साथियों नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो कि जुड़ा हुआ है अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड से। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की पत्नी जो है आत्महत्या कर लेती है। उसकी आत्महत्या के बाद में जो घर वाले होते हैं वो आते हैं, उद्यम धाड़ करते हैं और ये कहते हैं कि भाई आपने इसको परेशान किया दहेज के लिए, और जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो इसको प्रताड़ित किया और अल्टीमेटली इसने जो है सुसाइड जो है कमिट कर लिया। सुसाइड जो है जिसने कमिट किया है, क्लियर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप पर एक चार्ज लगता है, इसको हम कहते हैं अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और इनिशियली सेक्शन 306 आईपीसी जो है इससे डील विद करता था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर सेम सेक्शन है, बट फ़र्क इतना सा है कि वहाँ पर तत्समय आईपीसी लागू नहीं थी, जिस कारण रणबीर पेनल कोड जो है लागू था। तो जो ये कंसर्न व्यक्ति जिसका मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ, जिसने एक जंग जीती एक फॉल्स केस से, जिसमें उसको इम्प्लिकेट किया गया ये कहते हुए कि आपने अपनी पत्नी को मारा पीटा, तंग किया, हैरान किया, परेशान किया, अल्टीमेटली प्रताड़ना जो है वो सहन नहीं कर पाई एंड शी हैज़ कमिटेड सुसाइड। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसके दावपेच क्या थे, तर्क क्या थे, ये जो है अपने को समझने पड़ेंगे। जजमेंट है ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का, और जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 15/4/2025 को। साथियों, इस पूरे मामले में जो कंसर्न स्टेट है वो अपील में गई थी, क्योंकि कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जो है बरी कर दिया था। साथियों, बेसिकली केस क्या था कि एक रिटन कंप्लेंट जो है फाइल हुई और ये फाइल करी लड़की के पिता ने। ये बात जो है ध्यान में रखिएगा कि जो यूजुअल मामले होते हैं डाउरी डेथ के या अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड के, वहाँ लड़की के पिता या लड़की की माँ या लड़की के भाई जो है रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो इसमें जो रिपोर्ट है वो दर्ज कराई लड़की के फादर ने। उनका कहना ये था कि करीबन 30 साल पहले मेरी बेटी का विवाह जो है वो जो अक्यूज़ड है उनके साथ में हुआ। लगातार जो है उसको प्रताड़ित किया गया और उसको सब्जेक्ट किया गया टूवर्ड्स क्रुएल्टी। अल्टीमेटली वो इतना परेशान हो गई कि सुसाइड कमिट करने के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं बचा। साथियों, इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज हुई। अल्टीमेटली जो आरोपी था वो चार्जशीट हुआ सेक्शन 498 है, सेक्शन 306 आरपीसी में। यहाँ आरपीसी का मतलब क्या है? रणबीर पेनल कोड। आप सबको ये जानकारी में फैक्ट होना चाहिए कि जब जम्मू कश्मीर एरिया पे लागू था आर्टिकल 370 तो उनका एक स्पेशल दर्जा था। तो ऐसे सिनेरियो में आईपीसी लागू नहीं था उस एरिया के लिए, उनका स्पेशल कोड था जिसका नाम था रणबीर पेनल कोड। तो जो प्रोसिक्यूशन था वो था सेक्शन 498 है, सेक्शन 306 आरपीसी में। एक बात जो है आप नोट डाउन कीजिएगा कि 498 आईपीसी इज एप्लीकेबल व्हेन अ मैरिड वुमेन हैड बीन सब्जेक्टेड टुवर्ड्स अ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और बाय द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। क्लियर हो गया अपने को? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात जो है आपको नोट डाउन करवाना चाहता हूँ कि क्रुएल्टी जो है वो मियर वियर एंड टियर नहीं होनी चाहिए। क्रुएल्टी इस तरह से होनी चाहिए कि कंसर्न वुमेन को इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए, या उसके जो कंसर्न रिलेटिव हैं या घर वाले हैं उनको इस तरह से हैरेस किया गया, या इस तरह से कॉर्सिव प्रैक्टिस जो है अप्लाई की गई कि वो दहेज की मांग को पूरा करने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए जो है बाध्य हो जाए। क्लियर है बात ये? और ये जो स्पष्टीकरण है आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 498 है आईपीसी के अंदर, और अभी ये वर्तमान में हो गया धारा 85 एंड धारा 86 बीएनएस। क्लियर हो गया अपने को? धारा 306 आरपीसी मीन्स रणबीर पेनल कोड जो है वो डील करता है विद द केसेस ऑफ अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अबैट कर रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है और उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहा है मरने के अलावा। तो ऐसे सिनेरियो में जो व्यक्ति अबैट करेगा सुसाइड को, तो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा यदि सुसाइड जो है कमिट कर ली जाती है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबैटमेंट। अबैटमेंट क्या है, जिसके लिए हमें सेक्शन 107, सेक्शन 108, सेक्शन 109 आईपीसी का जो है पढ़ना पड़ेगा। तो इनका कहना यह था कि क्रुएल्टी के तरफ जो है उसको सब्जेक्ट किया गया, उसको जो है हैरेस किया गया, अल्टीमेटली मरने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो हम बेस लेवल पे जो है केस को देखते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली बात है क्रुएल्टी और इसके साथ साथ है अबैटमेंट। क्रुएल्टी का नेचर क्या होगा कि इस तरह से मारपीट करना, परेशान करना, दहेज की मांग को लेकर कि वो जो महिला है उसके पास सुसाइड कमिट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचे, और इसके अलावा जो लड़की है या उसके घर वाले हैं या अन्य रिलेटिव हैं उनको इस तरह से परेशान करना, हैरेस करना, कॉर्सिव मेथड्स को एक्सरसाइज करना ताकि वो परेशान होकर दहेज की मांग को फुलफिल कर सकें। तो ये है क्रुएल्टी का पैरामीटर। और एक बात जो है समझिएगा कि अगर हम अबैटमेंट को देखते हैं तो इस तरह का एविडेंस फाइल पर होना चाहिए कि या तो इंस्टिगेशन से या बाय द वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी या बाय द वे ऑफ एडिंग इस तरह से एक्ट किए गए हैं कि अगले को हम अबैट करने के लिए पर्याप्त जो है जो स्थितियां हैं उसको इन्फोर्स करने में सक्षम है। अगर बाय एडिंग, बाय कॉन्स्पिरेसी और बाय द वे ऑफ
इंस्टिगेशन की स्थितियां फाइल पे नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में अबेटमेंट जो है लागू नहीं होगा, जिसके लिए आप सेक्शन 107 आईपीसी को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए सामान्य झगड़े कई बार पति पत्नी में रहते हैं, कई बार ये कहता है भाई पति पत्नी को भाई जाके मर जा, और तू जो है मेरे जीवन में बिल्कुल ठीक नहीं है, और तुम्हारे आने के बाद जो है मुझे बहुत घाटा ही हुआ है। कई ऐसी बातें सामान्यतः घर में हो जाती हैं। तो ये झगड़े सामान्य रूप में होते हैं, वो शाम को जो है सॉल्व भी हो जाते हैं, ऐसा भी मानना है कोर्ट का। तो ऐसे सिनेरियो में अबेटमेंट का सीन जो है वो एक्सरसाइज नहीं होगा। अगर अबेटमेंट को हमको लेके आना है पिक्चर में तो ये शो करना पड़ेगा एविडेंसेस के मार्फत से कि इस तरह से आराम परेशान किया गया कि जो मृतक है या मृतका है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा मरने के अलावा। अगर ऐसा एविडेंस नहीं है या इस तरह की अलामत नहीं है, अबेटमेंट अप्लाई नहीं होगा। साथियों, इस मामले में जो है ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया आरोपी को, और इसकी अपील जो है कंसर्न स्टेट ने करी। पर साथियों, मैक्सिमम पॉइंट जो है जो फेवर में रहे आरोपी के वो क्या थे, उसको जो है अपने को समझना होगा, और यही पॉइंट जो है बनाते हैं बेस आपके केस में बरी होने का। पहला जो कोर्ट ने पॉइंट माना वो ये था कि जो मैक्सिमम गवाह इस केस में है वो है हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस जो है एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है। हियर से मीन्स जो सुने सुने बात कर रहे हैं। तो अगर आपके केस में भी ऐसे एविडेंसेस हैं जो हियर से एविडेंसेस हैं तो उसकी जो है स्क्रूटनी आप कर लीजिए, क्योंकि हियर से एविडेंस जो है बिग पीस ऑफ एविडेंस है, इनका कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं रहता है। क्लियर है बात ये, जितना हियर से एविडेंस होगा उतना ही हमें फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात है कि वो गवाह जो केस में महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं मटेरियल विटनेस, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट भी हैं, तो उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो केस में हो जाए हॉस्टाइल या समर्थन नहीं करें प्रोसिक्यूशन की स्टोरी का, तो डिफेंस को जो है वहाँ फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर भी जो गवाह मटेरियल थे, जिन्होंने जो हैरेसमेंट था उसको ऑब्जर्व किया, विटनेस किया, जो ह्यूमिलेशन था उसको विटनेस किया, और मोटिव क्या था उसको विटनेस किया, पर जब कोर्ट में इनके बयान हुए, इनकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड हुई, तो ये नट गए। इन्होंने अपने बयान को जो है चेंज कर लिया, दे टर्न होस्टाइल। तो कोर्ट ने कहा कि जो गवाह मटेरियल हैं, जो गवाह इंडिपेंडेंट है, वो समर्थन नहीं दे रहे प्रोसिक्यूशन को, ये प्लस पॉइंट है डिफेंस के लिए। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कॉरोबोरेशन है वो नहीं हो पाया। हम सब जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ विटनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कोई नहीं है अपने एविडेंस सेट के अंदर। अगर क्वालिटी ऑफ विटनेस जो है उस पर जोर देंगे तो इस पर भी कई ऐसे व्यू हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सिंगल विटनेस भी समर्थन कर रहा है प्रोसिक्यूशन के केस का, तो वहाँ पर कन्विक्शन जो है कर सकते हैं। बट सॉलिटरी विटनेस पर रिलाई करने के लिए ऐसी अलामत फाइल पे होनी चाहिए कि वो झूठ नहीं कर रहा है, या ऐसे अलामत फाइल पे होनी चाहिए कि उससे कोई डिफरेंट निष्कर्ष जो है हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर जो टेस्टिमनी फाइल पर है इवन सॉलिटरी है बट वो कॉन्फिडेंस रिपोज नहीं कर रहा है और उसका वर्जन जो है अनकॉरोबोरेटेड है, तो ऐसे सिनेरियो में उसकी टेस्टिमनी पर रिलाई करते हुए कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट कॉरोबोरेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग, और जब तक कॉरोबोरेटिव, कोएजेंट, रिलायबल, सब्सटेंसिव एविडेंस फाइल पर नहीं होगी तब तक बेस ऑफ कन्विक्शन जो है वहाँ पर नहीं बनेगा। इसके अलावा लड़की लगभग जो है 30 साल तक रही। हालांकि ये पीरियड बहुत लंबा है, पर कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति विशेष की वाइफ जो है 10 साल बाद या 15 ईयर बाद या आफ्टर 7 ईयर जो है सुसाइड कमिट कर लेती है। तो लंबे टाइम तक वो रह रही है, आराम से रह रही है, मज़े से रह रही है, तो उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। तो इसका मतलब एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी को लेकर आ गए। कानून जो है महिलाओं के पक्ष में है, तो उनको मालूम है कि भाई अगर हम स्टोरी बताएंगे पुलिस को तो पुलिस जो है हमको फेवर करेगी। तो कोर्ट ने कहा इस तरह की जो स्टोरीज़ हैं उसमें ये भी देखना चाहिए कि कितने लंबे टाइम तक जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है वो साथ में रही है कंसर्न अक्यूज के। अगर जो विक्टिम है या मृतका या प्रोसिक्यूट्रिक्स से जो मर गई है इस केस के अंदर, तो अल्टीमेटली अगर वो लंबे टाइम साथ में रही है, इस लंबे टाइम तक कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी हैरेसमेंट नहीं है और कोई भी इस तरह की अलामत नहीं है जिसके आधार पर हम एडवर्स निष्कर्ष निकाल सकें, तो वहाँ पर इसका फ़ायदा जो है डिफेंस को मिलना चाहिए। और इस केस का एक बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि जो ये कंसर्न आरोपी है ये मॉमडन था। तो ये जो फर्स्ट वाइफ है इसने जो है सुसाइड कमिट किया, और सबसे हैरानी की बात ये थी कि 12 साल पहले ये एक अनदर वाइफ भी जो है ले आया था, और ये जो अनदर वाइफ है मीन सेकंड वाइफ जो है करीबन 12 साल तक इस महिला के साथ में रही। अगर वास्तव में हैरेसमेंट होता, क्रुएल्टीज़ होती या कोई ऐसा सीन होता कि जो निष्कर्ष दे सके कि इस महिला को हैरेस किया गया, इसको ह्यूमिलेट किया गया और मरने के अलावा कोई ऑप्शन जो है इसके बस में नहीं बचा, तो वहाँ पर हम जो है स्थितियों को मान लेते। सब कुछ स्मूथ चल रहा है, अचानक जो है ये सुसाइड कमिट कर लेती है, तो ऐसे सिनेरियो में ये नहीं कह सकते कि जो कंसर्न हस्बैंड है वो जिम्मेदार होगा। क्लियर है बात ये। तो साथियों इन पॉइंट्स पे जो है कंसेंट आरोपी को जो है बरी किया गया। पर साथियों एक बात जो है दिमाग में सेट कर लीजिए, मैं आपसे कुछ एडिशनल पॉइंट भी जो है शेयर करना चाहता हूँ कि अगर जो कंसर्न विक्टिम है उसकी डेथ जो है आपके घर में हुई है, तो उसका विशेष कारण क्या है आपको एक्सप्लेन करना है धारा 106 एविडेंस एक्ट की लाइट में। और ये बात ध्यान रखिएगा कि हर केस में जो जज आपको सुन रहा है वो जज का क्वालिटी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो किस तरह से लॉ को इंटरप्रेट कर पाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है।
कई बार ऐसा होता है कि जज जो है ट्रायल कोर्ट में अच्छा नहीं होता है, हमारी मेहनत पूरी है, हम लोग जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर हमको जाना पड़ता है हाई कोर्ट में। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि ट्रायल कोर्ट से ही अपना बेस जो है मजबूत रखो, अपना एडवोकेट जो है आप ठीक रखो। अगर आपका एडवोकेट ठीक है, आपका बेस मजबूत है, तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। और कम से कम जिरह के माध्यम से या तो हम पैदा करेंगे इनकन्सिस्टेंसी, या पैदा करेंगे ओमिजन्स, या पैदा करेंगे मॉडिफिकेशन इन टेस्टिमोनी, ताकि उसका फ़ायदा जो है आपको मिल जाए और बिना तकलीफ के आप केस में अपना स्टैंड जो है वो साबित कर पाएँ। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर आप तकलीफ में हैं और आपके केस के फैक्ट्स इस केस से रिजेंबल करते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन हैव द बेनिफिट ऑफ द सेडेशन। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।